हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी नेट जेआरएफ, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एकेडमिक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी साहित्य को इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हम संपूर्ण हिंदी साहित्य को इन डिटेल पढ़ रहे हैं। फिर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको हमने कलरफुल व मार्कर की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये लेक्चर नंबर 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज़ को। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की तीसरी अवस्था अपभ्रंश भाषा। ठीक है, तो पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे और वीडियो के एंड में हम इसको वन लाइनर की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो वीडियोस आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल हैं, प्लीज़ इसे ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो अब है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। आचार्य हेमचंद व वाग्भट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है तथा दंडी ने इसे अभिराधि की भाषा कहा है। तो देखिए, हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर लाइन में से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने हर लाइन में से जो भी क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते थे सारे कन्वर्ट किए हैं, तो एंड तक वीडियो को देखिएगा। तो इसमें से ही 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अपभ्रंश भाषा कौन सी भाषा है, तो मध्यकालीन आर्य भाषा है। कौन सी अवस्था है, तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है, बिगड़ा हुआ गिरा रूप। या फिर पूछा जा सकता है कि आचार्य हेमचंद व वाग्भट ने अपभ्रंश को क्या कहा है, तो उन्होंने ग्राम भाषा कहा है। दंडी ने अपभ्रंश को क्या कहा है, अभिराधि की भाषा कहा है। ठीक है, तो अब हम इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन आंसर हम बाद में देखेंगे। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, पतंजलि ने किया था। और किसमें किया था, अपने महाभाष्य में किया था। इस ग्रंथ में उन्होंने उदाहरण देकर अपने अपभ्रंश संबंधी विचार स्पष्ट किए हुए हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम व विकास में अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईस्वी स्वीकार किया है। डॉक्टर नामवर सिंह ने भी अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में अपभ्रंश का काल 700 ईस्वी माना है, जबकि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश का जन्मकाल 500 ईस्वी के आसपास मानते हैं। मार्कंडेय तथा इतर आचार्यों ने अपभ्रंश के कुल 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से हैं वो, नागर जो गुजरात की बोली है, उपनागर जो राजस्थान की बोली है, और बाजर जो सिंध की बोली है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि दुहा अथा दोहा भी मूलतः अपभ्रंश भाषा का ही छंद है। तो ये यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि अपभ्रंश भाषा का छंद कौन सा है, दुहा या दोहा है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दुहा और दोहा किस भाषा का छंद है, तो वो है अपभ्रंश भाषा का छंद। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप और उसकी भाषाएं पढ़ लेते हैं, फिर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपभ्रंश हमने पढ़ा था कि शोरसेनी, पैशाची, ब्राह्मण, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी, ये इसके रूप हैं अपभ्रंश के। और शोरसेनी अपभ्रंश बोली में है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पैशाची में है पंजाबी, ब्राह्मण में है सिंधी, खस में है पहाड़ी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में आती है मराठी, अर्धमागधी में आती है पूर्वी हिंदी, और मागधी अपभ्रंश में आती है बिहारी, उड़िया, बांग्ला या असमिया। अपभ्रंश के महान कवि कौन से हैं, वो हैं स्वयंभू, जिन्होंने परमचर्यु, ऋटमेणिचर्यु तथा स्वयंभू छंद 3 ग्रंथों की रचना की है। परमचर्यु उसमें से अपूर्ण ग्रंथ है, फिर भी इसमें उन्होंने राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया है और कथा के अंत में राम निर्वाण को प्राप्त कर जाते हैं। अपभ्रंश के दूसरे कवि हैं पुष्पदंत, जो 10वीं शताब्दी में हुए थे। इनकी भी 3 रचनाएं हैं, महापुराण, रैनकुमारचर्यु और जसरचर्यु। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि हैं धनपाल, उन्होंने भी 10वीं शताब्दी में भवी सयत कथा की रचना की थी। ठीक है, तो धनपाल 10वीं शताब्दी के कवि हैं और अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि हैं, और इनकी रचना है भवी सयत कथा। ओके, अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने संदेश रासक नामक ग्रंथ लिखा है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी है और उसकी विरह कथा का वर्णन है। ठीक है, तो विक्रमपुर की एक जगह है, वहाँ की वियोगिनी है जो अपने प्रेमी से बिछड़ गई है, और वो उसी के विरह कथा का इसमें वर्णन किया गया है। कनकामर मुनि ने कर कऊ चरित अपभ्रंश काल की प्रसिद्ध रचना की है। तो कनकामर मुनि ने किसकी रचना की है, कर कऊ चरित अपभ्रंश काल की प्रसिद्ध रचना है उनकी। इसके अलावा भी कुछ रचनाकार हैं और उनकी रचनाओं के नाम दिए हैं जो आपको लर्न करने हैं। प्राकृतिक व्याकरण जैन आचार्य हेमचंद जी ने लिखा है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग जी ने लिखी है। प्राकृतिक पैंगलम लक्ष्मीधर ने लिखा है। राउलवेल के लेखक हैं रोड़ा। संदेश रासक अब्दुल रहमान ने लिखा है। पाहुर दोहा राम सिंह ने लिखा है। उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं जिंदत सूरी। कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका विद्यापति जी के द्वारा रचित है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। शावकाचार देवसेन जी ने लिखा है। अब हम अपभ्रंश की वो विशेषताएं पढ़ लेते हैं। तो अपभ्रंश में कुछ विशेषताएं हैं। पहली बात तो
अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है, ऊ की आवाज़ आती है इसमें। और ट वर्ग की प्रधानता, ट वर्ग क्या होता है? ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन और अणे। ठीक है, तो इसमें ण वर्ग की बहुलता है, ण की भाषा इसमें ज़्यादा आती है। उकार बहुला है, ऊ की आवाज़ आती है। अपभ्रंश में 2 वचन तथा 2 लिंग मिलते हैं। वैसे तो 3 वचन होते हैं, 3 लिंग होते हैं, लेकिन अपभ्रंश में 2 वचन और 2 लिंग लिखते हैं। नपुंसक लिंग का उदाहरण नागर अपभ्रंश में लिखा है, मिलता है। ठीक है, आदिकाल का द्वितीय प्रकरण अपभ्रंश काल है। अब हम पढ़ लेते हैं अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का क्या संबंध है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में 12वीं शताब्दी तक होता रहा, परंतु 1000 ईस्वी तक आते आते यह बोली हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। अपभ्रंश के ही परिवर्ती रूप को विद्वानों ने अवहट का नाम दिया है। 13वीं 14वीं ईस्वी के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को अपभ्रंश अवहट कहा है। देशी ने हेमचंद जी ने उन्हें देशी नाममाला में शामिल करना उचित समझा है। ठीक है, तो क्या पढ़ा एक बार फिर से देख लेते हैं। अपभ्रंश के ही परिवर्ती रूप को विद्वानों ने अवहट का नाम दिया। परिवर्ती होता है उसके बाद के रूप को अवहट का है, यानी कि जो अपभ्रंश है उसी को बाद में अवहट कहा जाने लगा। 13 और 14वीं शताब्दी के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को अपभ्रंश अवहट कहा है। उन्होंने कहा कि ये अपभ्रंश और अवहट है। हेमचंद जी ने उन्हें देशी नामाला में शामिल करना उचित समझा। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि देशी नामाला में अपभ्रंश को किसने शामिल किया? वो किया था हेमचंद जी ने। अपभ्रंश की ध्वनियाँ भी हिंदी में प्रचलित हैं। कुछ नई ध्वनियों का भी हिंदी में विकास हुआ। हिंदी शब्दों की इसी अधिकता को लक्षित करके महापंडित राहुल सांस्कृतन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस भाषा को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1000 ईस्वी के लगभग अधिकांश साहित्य में हिंदी का प्रयोग होने लगा। ठीक है, तो वैसे तो ये 12वीं शताब्दी तक अपभ्रंश का समय था। अपभ्रंश इस्तेमाल होता था, उसी का नाम अपभ्रंश भाषा को ही बाद में अवहट कहा जाने लगा। ठीक है, कुछ विद्वानों ने इसे पुरानी हिंदी का नाम दे दिया। तो हम ये मान के चलते हैं कि 1000 ईस्वी से हिंदी का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, अपभ्रंश का और विकसित रूप था और मानक रूप था। तो अपभ्रंश वैसे तो 12वीं शताब्दी तक चला, लेकिन 1000 ईस्वी तक आते आते यह बोली हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। हिंदी ने अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को अपनाया था। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक आदि संयोगित भाषाएं थी। संज्ञा सर्वनाम के कारक रूपों के लिए अपभ्रंश के कारक चिन्ह अलग से प्रयुक्त हुए थे। काव्य में प्रयुक्त भाषा अपभ्रंश कहलाई, यानी कि जो अपभ्रंश थी ना, मुख्यतः काव्य की भाषा थी, जो कविता वगैरह लिखी जाती थी इसमें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश के कई उदाहरण अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयुक्त किए। तो बहुत अच्छे से याद कर लो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो कृति है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास। ठीक है, तो इसके बारे में आगे भी क्वेश्चन आएंगे। तो उन्होंने अपभ्रंश के कई उदाहरण इसमें प्रयुक्त किए थे। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने और उनके साथ के अन्य भाषाविदों ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की स्थिति माना है। तो ये भी आ सकता है कि अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की स्थिति किसने माना है? वो माना है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और उनके आसपास के जो भाषाविद थे उन्होंने। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार शोरसेनी अपभ्रंश अर्थात अवहट मध्य देश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही। तो देखो, ये मध्य देश है, मध्य प्रदेश नहीं है। मध्य देश में के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त हो गई। कौन सी भाषा? शोरसेनी अपभ्रंश अर्थात अवहट। ठीक है, और ये किसके विचार हैं? ये विचार हैं डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जी के। शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और गुजराती विकसित हुई। मार्कंडेय और कुछ अन्य विद्वानों ने अपभ्रंश के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें जो भी हमने पहले भी पढ़ा था, नागर से गुजरात की, उपनागर से राजस्थान की और ब्राह्मण से सिंध की बोली विकसित हुई। इस प्रकार पुरानी हिंदी अर्थात अपभ्रंश और अवहट से ही हिंदी का विकास हुआ। तो अगर ये पूछा जाता है कि पुरानी हिंदी की जननी कौन है, तो वो है अपभ्रंश और अवहट, क्योंकि अपभ्रंश और अवहट से ही पुरानी हिंदी जो अपभ्रंश और अवहट कहलाती है, उसी से हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य में यदा कदा अपभ्रंश के दर्शन होते हैं। तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य आदि को भी हम आगे बढ़ेंगे। तो सिद्ध साहित्य में कहीं कहीं पर अपभ्रंश के दर्शन होते हैं। मुख्य रूप से सिद्धों ने अपनी रचना हिंदी के तात्कालिक लोक प्रचलित रूप में लिखी थी। ठीक है, तो सिद्धों ने उस समय जो हिंदी चल रही थी, उस समय की जो तात्कालिक हिंदी थी, उसी रूप में अपनी रचना लिखी थी, लेकिन कभी कभी उनके साहित्य में अपभ्रंश के भी दर्शन होते रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया
अगला टॉपिक होगा हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो देखिए अपभ्रंश से कनेक्टेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम यहाँ पे करते चलेंगे। साथ ही हमारी एक और सीरीज चल रही है जिसमें से हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। हर वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करते हैं। तो बस आप वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए और अपने क्वेश्चन आंसर पहले सुनकर पॉज करके लर्न करके अपनी कॉपी में लिखते रहिए। आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपकी लर्निंग भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 89 तक हम पुराने 4 वीडियोज़ में कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं 90 से। मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था कौन सी है? अपभ्रंश है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। किन आचार्यों ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है? वो कहा है हेमचंद जी और वाग्भट जी ने। दंडी ने अपभ्रंश को कौन सी भाषा कहा है? आभिराधि की भाषा कहा है। अपभ्रंश का सर्वोत्तम उल्लेख किसने और कहाँ किया था? पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया था। किसने अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईस्वी माना? तो ये माना है 2 लोगों ने। एक तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, यहीं पे याद कर लो क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की पुस्तक कौन सी है? वह हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के रचयिता कौन है? वह है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। ठीक है, तो अपभ्रंश का जन्मकाल एक तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने माना था और दूसरा माना था डॉक्टर नामवर सिंह ने अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में। किसके अनुसार अपभ्रंश का काल 500 ईस्वी है? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश का काल 500 ईस्वी है। किन आचार्यों के अनुसार अपभ्रंश के 3 भेद हैं और कौन कौन से हैं? मार्कंडेय और उनके इतर आचार्यों के अनुसार अपभ्रंश के 3 भेद हैं। कौन कौन से? नागर जो गुजरात की बोली है, उपनागर जो राजस्थान की बोली है और बाचर जो सिंध की बोली है। दोहा किस भाषा का छंद है? दोहा अर्थात दोहा मूलतः अपभ्रंश भाषा का छंद है। शोरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं? शोरसेनी अपभ्रंश में 3 भाषाएं सम्मिलित हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में। पैशाची अपभ्रंश में कौन सी भाषा आती है? पंजाबी आती है। ब्राह्मण अपभ्रंश में कौन सी भाषा आती है? सिंधी आती है। खस अपभ्रंश में कौन सी भाषा आती है? पहाड़ी आती है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने पूरा चार्ट पढ़ा था। आगे है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में कौन सी भाषा है? मराठी। अर्धमागधी अपभ्रंश में कौन सी भाषा है? पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश में कौन सी भाषा आती है? इसमें आती है 4, बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। अपभ्रंश के महान कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? स्वयंभू अपभ्रंश के महान कवि हैं और उनके 3 ग्रंथ हैं। परमचर्यु जो कि एक अपूर्ण ग्रंथ है, इसमें राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है और कथा के अंत में राम निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। एक है ऋक्मिणीचर्यु और एक स्वयंभू छंद। अपभ्रंश के दूसरे कवि कौन से हैं? किस शताब्दी के और उनकी रचनाएं बताइए। अपभ्रंश के दूसरे कवि हैं पुष्पदंत, 10वीं शताब्दी के हैं और उनकी 3 रचनाएं हैं, महापुराण, रयकुमारचर्यु और जसहरचर्यु। आगे क्वेश्चन हैं। अपभ्रंश के तीसरे कवि का नाम, काल और रचनाएं कौन कौन सी हैं? अपभ्रंश के तीसरे कवि हैं धनपाल, 10वीं शताब्दी के हैं ये भी, और इनकी रचना है भविष्यत कथा कहा। ठीक है, भविष्यत कहा। अपभ्रंश के समर्थ कवि और उनकी रचनाओं का नाम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपभ्रंश के समर्थ कवि हैं अब्दुल रहमान, उनकी रचना है संदेश रासक। यह एक खंड काव्य है, इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन किया गया है। अपभ्रंश की प्रसिद्ध रचना और रचनाकार का नाम बताइए। तो अपभ्रंश की प्रसिद्ध रचना है कर कऊ चरित और रचनाकार है कनकामर मुनि। ठीक है, तो देखो प्रथम कवि के बारे में पूछा जाएगा, अपभ्रंश के दूसरे कवि के, तीसरे के, समर्थ कवि के और प्रसिद्ध रचना और उनके कवि। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से आंसर दीजिएगा। तो अब हम और पढ़ लेते हैं थोड़ी सी प्रसिद्ध रचना और रचनाकार। प्राकृतिक व्याकरण लिखी है हेमचंद जी ने, जो कि जैनाचार्य हैं। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग जी ने। प्राकृतिक पेंगलम लक्ष्मीधर ने। राउलवेल रोड़ा ने। संदेश रासक अब्दुल रहमान। पाहुल दोहा राम सिंह। उपदेश रसायनरास जिंदत सूरी। कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति और शावकाचार्य देवचंद जी ने लिखी है। ये सारे हमने पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 111 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश की विशेषताएं क्या है? तो अपभ्रंश की विशेषताएं, एक तो ये उकार बहुला भाषा है, ट वर्ग की प्रधानता है, ण की बहुलता है, इसमें 2 लिंग 2 वचन है और नपुंसक लिंग का उदाहरण नागर अपभ्रंश मिलता है जो गुजरात की भाषा है। ठीक है, आगे की क्वेश्चन है। हाँ, आदिकाल का द्वितीय प्रकरण अपभ्रंश का था ये, तो जो हम ये पढ़ रहे थे कि अपभ्रंश की विशेषता क्या है, तो यह है कि ये आदिकाल का द्वितीय प्रकरण भी है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है।
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था अपभ्रंश, अव्यट और पुरानी हिंदी के संबंध में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। अपभ्रंश का प्रयोग कब तक होता रहा? 12वीं शताब्दी तक होता रहा। हालांकि 1000 ईस्वी तक आते आते अपभ्रंश हिंदी बोली के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। अपभ्रंश के विद्वानों ने इसके क्या क्या नाम रखे? अपभ्रंश के विद्वानों ने इसे अपभट भी कहा है। तो अपभट जो है वो अपभ्रंश का ही परिवर्ती रूप है, आगे का रूप है। किस शताब्दी के साहित्यकारों ने अपभ्रंश को अपभट कहा? 13वीं और 14वीं शताब्दी के साहित्यकारों ने अपभ्रंश को अपभट कहा। किस साहित्यकार ने अपभ्रंश को देशी नामालय में शामिल करना उचित समझा? वो हेमचंद जी ने, जो कि एक जैनाचार्य हैं। अपभ्रंश की ध्वनियाँ किस में प्रचलित हैं? हिंदी में। तो अपभ्रंश की ध्वनियाँ हिंदी में प्रचलित हैं क्योंकि हिंदी ने कुछ नई ध्वनियों का भी विकास किया, लेकिन अपभ्रंश के सभी रूपों को उसने स्वीकार कर लिया था। किन साहित्यकारों ने अपभ्रंश या अपभट को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया? तो वो क्या था? महापंडित राहुल सांस्कृतन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। साहित्य में हिंदी का प्रयोग कब से शुरू हुआ? लगभग 1000 ईस्वी से ही हिंदी का प्रयोग शुरू हो गया था। हिंदी में अपभ्रंश की किन प्रवृत्तियों को अपनाया? हिंदी ने अपभ्रंश की लगभग सभी प्रवृत्तियों को अपना लिया था, जैसे कि संस्कृत, पाली, प्राकृत को संयोगात्मक भाषा के रूप में। संज्ञा सर्वनाम के कारक रूपों के लिए अपभ्रंश के कारक चिन्ह अलग से प्रयुक्त हुए। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम के जो कारक चिन्ह हैं उसमें अपभ्रंश के कारक चिन्ह थोड़े से अलग से प्रयुक्त हुए। और काव्य में प्रयुक्त भाषा अपभ्रंश कहलाई। तो जो काव्य की भाषा थी वो अपभ्रंश कहलाई। किस साहित्यकार ने अपने किस ग्रंथ में अपभ्रंश के कई उदाहरण प्रस्तुत किए? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में अपभ्रंश के कई उदाहरण प्रस्तुत किए। किन साहित्यकारों ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की स्थिति माना? तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और उनके साथ के बहुत से अन्य भाषाविदों ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की स्थिति माना। किसके अनुसार शोरसेनी अपभ्रंश अर्थात अवध मध्य देश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त हो गई थी? वो थे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। उन्होंने कहा था कि शोरसेनी अपभ्रंश या अवध मध्य देश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है। आगे है मागधी अपभ्रंश से किन भाषाओं का विकास हुआ? तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, असमिया और उड़िया भाषाओं का विकास हुआ। शोरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं सम्मिलित हुई? उसमें हुई पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और गुजराती। सिद्धों ने अपनी रचनाएं किस रूप में लिखी? तो सिद्ध साहित्य में यदा कदा एक तो अपभ्रंश के दर्शन होते रहे हैं, और साथ ही सिद्धों ने जो अपनी रचनाएं लिखी थी वो हिंदी के तात्कालिक जो प्रचलित रूप था उसमें लिखी थी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, तो अभी से जो पढ़ेंगे हमारी ख़त्म हो गई हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हमने पढ़ ली, उसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत पढ़ा। फिर हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ी जिसमें पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश पढ़ लिया। पुरानी हिंदी भी अपभ्रंश को कहा जाता है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ। ठीक है, तो इस तरह से हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये मैं आपको ओरिएंट की बुक से करा रही हूँ जो यूजीसी नेट के लिए बुक है, और मैंने अपना नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्हीं नोट्स से क्वालिफाई किया था, वही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आप भी अपनी जो एग्ज़ाम्स हैं, जो भी चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या एकेडमी को, आप भी बहुत अच्छे मार्क्स से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।